Good morning, student. Good morning, class 5th. I am your GK teacher. Today we will discuss the three chapter, that is 12 chapter, 13 chapter and 14 chapter. Okay, the 12 chapter name is famous official residences, 13 chapter is national emblems और 14 chapter is enviro attention. ठीक है, तो let's we start the 12th chapter, that is we have to find the names of these famous official residents as you seeing in your screen. सो फर्स्ट इज़ मतलब कि हमें यह जो ऑफिशियल रेजिडेंस हैं, ऑफिशियल जो ऑफिस होते हैं, जो रहने का स्थान होता है आधिकारिक, उनकी जगह बतानी है. ठीक है, वो कहाँ पर है ये बताना है. ठीक है, तो पहला है इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कहाँ पर रहते हैं, किस रेजिडेंस में रहते हैं, उसका नाम है राष्ट्रपति भवन. सेकंड देख लीजिए, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. यह मतलब जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, रहने की जगह है आधिकारिक. तो ये कहाँ पर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 10 डॉनिंग स्ट्रीट. इसको कहते हैं 10 डॉनिंग स्ट्रीट. ठीक है, थर्ड देखते हैं, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ पर रहते हैं, किस उस रेजिडेंस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलआईसी पैलेस. क्या कहते हैं, एलआईसी पैलेस. ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे उसकी पिक्चर. आप सभी के पास बुक भी होगी तो आप बुक पे भी देख लीजिएगा. फोर्थ देखिए, फोर्थ है इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं वाइट हाउस में. ठीक है, उसको कहते हैं वाइट हाउस. देखिए फिफ्थ देखिए क्या है, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ यूके. मतलब जो यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल फैमिली है, रॉयल परिवार है, वो कहाँ पर रहता है, किस रेजिडेंस में, वो रहता है बकिंगम पैलेस में. ठीक है, कहाँ रहता है, बकिंगम पैलेस में. चलिए सिक्स देख लेते हैं, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पोप. तो जो पादरी होते हैं, पोप होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है वेटिकन. ठीक है, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस को बोलते हैं वेटिकन. चलिए इसमें जो एक क्वेश्चंस भी है इसको हमें फाइंड आउट करना है. देखिए आइए इसे भी पढ़ लेते हैं. हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, तो आंसर होगा 340 कमरे हैं. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनल एम्बलम्स की. आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे राष्ट्रीय चिन्ह बने हुए हैं. नेशनल एम्बलम्स माने राष्ट्रीय चिन्ह, और उनका देश का नाम लिखना है, और साथ साथ में उनकी मैं कैपिटल भी बताती जाऊंगी कि उनकी कैपिटल क्या है. वैसे मैंने आपको इस चैप्टर को ऑनलाइन क्लास में डिस्कस भी किया था, सबकी कैपिटल भी के बारे में भी डिस्कस किया था मैंने, सब कंट्रीज़ के कैपिटल के बारे में. तो आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का एम्बलम, इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा. सेकेंड है बांग्लादेश का एम्बलम है, इसकी कैपिटल है ढाका. थर्ड है फ्रांस का एम्बलम है, उसकी कैपिटल है पेरिस. फोर्थ है ईरान का एम्बलम है, उसकी कैपिटल है तेहरान. फिफ्थ है जर्मनी का एम्बलम, उसकी कैपिटल है बर्लिन. सिक्स्थ है इंडिया का एम्बलम, उसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली. सेवन्थ है जापान का एम्बलम, उसकी कैपिटल है टोक्यो. एट्थ है पाकिस्तान का एम्बलम, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद. नाइन्थ है यूके का एम्बलम, उसकी कैपिटल है लंदन. टेंथ है चाइना का एम्बलम, उसकी कैपिटल है बीजिंग. 11th है यूएसए का एम्बलम, उसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी. एंड 12th है ब्राज़ील का एम्बलम, उसकी कैपिटल है बर्सिलिया. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 14. इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने की बात है स्टूडेंट्स. एक्चुअली क्या है कि इस चैप्टर का नाम है इन्वायरनो अटेंशन. इन्वायरो अटेंशन मतलब हमारे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, उस पर हम गौर करेंगे आज. ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं. लेटली नेम मैनी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल forums have been presenting research reports and data. These are related to the immediate environmental issues that we need to pay attention to. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हाल ही में कई देशों, संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रिपोर्ट, शोध और डेटा प्रस्तुत किए हैं. यह तत्कालीन पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित है.
ठीक है। तो हमें ध्यान देने की, जिन पर हमें क्या करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है इन मुद्दों पर। तो आइए हम 10 पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानते हैं। तो लेट अस नो द टॉप 10 एनवायरमेंटल इश्यूज दैट आर अराउजिंग कंसर्न द वर्ल्ड ओवर। सो तो पहला इशू है स्टूडेंट्स, वो है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, जो हमारे आने वाले मतलब इस समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांट कर किया जाता है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव के क्रियाकलापों का भी निर्माण होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापमान को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा के बढ़ जाने का परिणाम है। मतलब जो हम लोग आजकल बहुत सारा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जिससे क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ जाता है कि जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता है। तो यह आजकल चिंता का विषय है। सेकंड है इकोसिस्टम एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इकोसिस्टम एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, इकोसिस्टम मतलब संतुलन, पर्यावरण का संतुलन, और इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब लुप्त प्राय प्रजातियाँ, मतलब जो प्रजातियाँ, जो जीव जंतु की प्रजातियाँ वो लुप्त होती जा रही, वो भी एक चिंता का विषय है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियाँ ऐसे जीवों की आबादी है जो लुप्त होने का जोखिम है, क्योंकि वे या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण या परभक्षण मानकों द्वारा संकट में हैं। साथ ही यह वनों की कटाई के कारण भोजन और या पानी की कमी को भी द्योतित कर सकता है। प्रकृति में संरक्षणार्थ अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 2006 के दौरान मूल्यांकन किए गए प्रजातियों के नमूने के आधार पर सभी जीवों के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों की प्रतिशतता की गणना 40% के रूप में की है। मतलब जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं 2006 के संगठन के अनुसार वह 40% हो गई है। तो जो हमारे जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके कारण भी, मतलब जो लुप्त होती जा रही हैं प्रजातियां, उनके कारण भी क्लाइमेट में चेंज होता है, और अभी यह भी एक इन्वायरमेंट का चिंता का विषय है। डिफॉरेस्टेशन देख लेते हैं स्टूडेंट, यानी कि वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई। देखिए, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट में जलवायु परिवर्तन हो जाता है, इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। तो यह भी एक चिंता का विषय है इन्वायरमेंट में। पोल्यूशन सबसे बड़ा कारण है इन्वायरमेंटल चेंजेस में, क्लाइमेट चेंजेस में, क्योंकि हम ज़्यादातर मनुष्य जो क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, बहुत सारे के गैसेस पोल्यूशन होते हैं। इंडस्ट्रीज़ इतनी बढ़ गई हैं, बन गई हैं, वाटर का यूज़ इतना ज़्यादा होता है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है और उनका जो गैसेस निकलती हैं वो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो एज अ पोल्यूटेंट वर्क करती हैं ना। तो इसी कारण पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, चिंता का विषय है इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम का और इन्वायरमेंट का। चलिए, वाटर स्कैसिटी यानी कि पानी की कमी और वाटर पोल्यूशन। पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा देखी, जैसे ज़्यादातर जहाँ पर पानी का ज़रूरत होती है वहाँ पर पानी नहीं होता, और जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में हो जाता है कभी कभी। तो यही है कि वाटर का जो है सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जहाँ वाटर का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए वहाँ वाटर है नहीं, और जहाँ वाटर का यूज़ नहीं है वहाँ प्रचुर मात्रा में वाटर है, और वाटर को वेस्ट किया जाता है। हम खुद ही नल खोल के चले जाते हैं, ब्रश करते हैं तो नल खोल देते हैं, जिससे पानी क्या है बहता रहता है, और दूसरा काम करने लगते हैं पानी खोल के, नल खोल के, तो टैप क्या होता है, ओपन रहता है और पानी बहता रहता है। तो इसी तरह से हमको खुद सोचना चाहिए कि वाटर का कम से कम यूटिलाइजेशन करें और सबके लिए यूज़ होने दें, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए। 6 है क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है ना। जैव विविधता भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट। देखिए, जैव विविधता में क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वही मतलब जो लुप्त या प्रजातियाँ होती हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों के कारण जो इकोसिस्टम में चेंजेस होता है, एनवायरनमेंट में चेंज होता है, उसी के कारण इसी को कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन मतलब ज़रूरत से अधिक जनसंख्या, ज़रूरत से अधिक लोग बढ़ गए हैं इस पृथ्वी पर, जनसंख्या बढ़ गई है, जिसके कारण यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बढ़ गया है,
ठीक है, जिससे वह ख़त्म होता जा रहा है ना। तो ओवर यूटिलाइजेशन हो गया है हर चीज़ का, तो इसी कारण यह भी एक चिंता का विषय है। वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है उसका वेस्ट नहीं हो, जो वेस्ट निकलता है वह ठीक तरह से डिस्पोज नहीं हो पाता है, उसका डिस्पोजल नहीं हो पाता है ठीक तरीके से, जिससे भी क्लाइमेट में चेंजेस होता है बहुत सारे और पोल्यूशंस हो जाते हैं। तो यह भी एक चिंता का विषय है। लैंड मैनेजमेंट एंड अर्बन स्पैल, मतलब लैंड मैनेजमेंट मतलब भूमि का मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट मतलब भूमि का मैनेजमेंट यानी कि भूमि प्रबंधन और शहरी फैलाव। भूमि प्रबंधन और शहरी फैलाव मतलब जो लोग गांव में पहले थे, गांव में तब्दील थे, खेती बाड़ी में तब्दील थे, वह अब शहर बनते जा रहे हैं, खेत हटा दिए जा रहे हैं, वन हटा दिए जा रहे हैं, तो इसी वजह से वह शहर में बदल दिया जा रहा है। तो इससे भी क्लाइमेट में चेंज होता है, एनवायरनमेंट में चेंज होता है, तो यह भी एक चिंता का विषय है। पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा कारण है एनवायरमेंटल चेंज का। जो एनवायरनमेंट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो मतलब ऑब्वियसली है कि जो जनता है, जो हमारा पब्लिक है, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।